हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल फिजिक्स ऑन पेपर। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्स। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हमने जहाँ मास पार्टिकल्स को एज्यूम करा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को लेंगे। सपोज टू चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों में अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों में अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, और अगर दोनों एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। ओके, तो हियर वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। तो ये लॉ किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू कूलम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इन दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन लगेगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर फर्स्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दोनों के बिटवीन वर्क करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। ठीक है, आप इसको कंपेयर करते रहिए किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया है। सेकंड फैक्टर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा बिटवीन बोथ चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इसको हम क्या बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखो, मैग्नेटिक पोल अगर दूर जाएंगे तो मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्सन घट जाएगा। ठीक है, आप नॉर्थ और साउथ पोल को नज़दीक लाइए तो अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, दूर ले जाइए तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अब स्टूडेंट हम दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करके फोर्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी दोनों में है, ऊपर आएगा Q1 Q2 अपॉन डिनोमिनेटर में R स्क्वायर। ठीक है, और अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, कांस्टेंट दैट इज K, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फोर्स between two charged particle, that is also known as electromagnetic force. Okay, अब देखिए स्टूडेंट, K की वैल्यू यहाँ पे हमने जो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ऐसे ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G कांस्टेंट आया था, उसको बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई बटन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, फंडामेंटल फोर्सेस पार्ट 1 जरूर देखना। ठीक है, अब K में हम क्या लिखेंगे? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंटेड बिटवीन बोथ चार्जेस। ये ध्यान देना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें K की वैल्यू क्या करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन एयर एंड वाटर। हमने उनको पहले एयर में प्लेस करा r डिस्टेंस से, फिर उन्हीं दो चार्जेस को हमने वाटर में प्लेस करा सेम डिस्टेंस से। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है एंड सेपरेशन भी सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाले मीडियम से F एयर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? एयर। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे F वाटर, F air means electromagnetic force in air. F water means electromagnetic force in water.
के यहाँ पे लिख देते हैं वाटर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, एज के ए डज नॉट इक्वल टू के डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट इन वाटर डज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट इन एयर। एयर एंड वाटर में के लिए जो फोर्स कांस्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो दोनों सेम नहीं होगा। दस एफ एयर डज नॉट इक्वल टू एफ वाटर। ठीक है, तो जहां हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था कि दो मासेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, अगर एयर और वाटर में सेम डिस्टेंस से अपार्ट हैं तो उनके बिटवीन वर्क करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिए Q1 Q2 आर स्क्वायर तो ठीक है, Q1 वही है, Q2 वही है, आर स्क्वायर ये वाले फैक्टर तो सेम है, बट हमने लिखा K क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए K फॉर एयर डज नॉट इक्वल टू K फॉर वाटर। इसी वजह से फोर्स भी क्या आ गया, अलग अलग आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हैव अ क्विक लुक ऑन यूनिट एंड वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट आपको पता है, यूनिट के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले फॉर्मूला एज एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के को अलग रहने देंगे और के के साथ जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है उनको इधर क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। तो क्या बनेगा देखो, एफ के साथ कौन जाएगा, आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएंगे, Q1 एंड Q2। तो के इक्वल टू क्या, देखो फोर्स यूनिट क्या होती है, यस फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इनटू आर क्या है बेटा, सेपरेशन, R इज द सेपरेशन। अगर ये Q1 Q2 दो चार्जेस है तो R सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q की क्या यूनिट होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, कूलम। कूलम को हम क्या लिख देते हैं, अगर मैं पूरा ही लिख दूं, कूलम इनटू कूलम। ठीक है, अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के लिए हम कैपिटल C लिख के स्क्वायर कर देंगे, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। ओके, अब देखिए वैल्यू ऑफ के। ध्यान रखना, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, किस मीडियम में, देखो ये एक मीडियम यहाँ पे हमने क्या माना कि किस में प्लेस्ड है, वैक्यूम में। ठीक है, तो अब क्या आएगा, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के व्हेन चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो के की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या बनेगी के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के व्हेन टू चार्जेस सेपरेटेड इन वैक्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के वैक्यूम। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे सिर्फ वैक्यूम के लिए। 12th क्लास में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, वहाँ अलग अलग मीडियम के लिए के की क्या वैल्यू रहेगी ये आप जानेंगे। ओके स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को पढ़ने का एक ही ऑर्डर है। इस ऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, देखो आप कंपैरिजन को ध्यान में रखेंगे, इसके लिए आप पहला वीडियो जरूर देखना। पहला आएगा इसकी प्रॉपर्टी, इट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव इन नेचर। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं चार्जेस तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेचर के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, चार्जेस के नेचर के अकॉर्डिंग। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है,
स्टूडेंट आते हैं अपनी नए टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने का ऑर्डर एक ही रखा हुआ है, वहाँ पर भी हमने कैपिटल जी के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी, इट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव इन नेचर। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके तो दूसरा देखिए प्रॉपर्टी, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तरह ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें, कोई एक चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है जैसे ग्रेविटेशन में थी, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम लॉ का, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बिटवीन सेपरेशन R है, तो होगा क्या, Q1 को Q2 रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज FQ1। ऐसी ही Q2 को रिपेल करेगा Q1 इधर इस डायरेक्शन में, दैट इज FQ2। बोथ फोर्सेस FQ1 इक्वल टू FQ2, दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अलग अलग। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या पढ़ा हुआ है, इट डज डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंटेड बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस हैं, उनके बिटवीन मीडियम क्या होगा ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इनके बिटवीन वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अलग अलग होगा। ध्यान देना, कंपैरिजन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, देखिए जैसे ये दो चार्ज बॉडीज़ हैं, एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है, दोनों का सेपरेशन R है, दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो ये है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर, और Q1 को Q2 रिपेल करेगा इधर। ठीक है, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं रिपल्सन के, ये क्या करते हैं, लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज, इट इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। डेली लाइफ में भी हम इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम किसी एक प्लास्टिक की रॉड को चार्ज कर दें और उससे हम क्या करें, स्मॉल पीसेस ऑफ लेंट, फर, इनको अगर क्या करें, उनके पास लेके जाएं इस चार्ज रॉड को, तो वो क्या हो जाते हैं, इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेल स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। दोनों फोर्सेस लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक रीजन में। मैक्रोस्कोपिक मीन्स जिनको हम, जो विजिबल होते हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ओके स्टूडेंट, अब जल्दी से समझ लेते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, डिटेल में जान लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। अब आप अपने बेसिस से उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को लिख सकते हैं। हम 3 सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे। फर्स्ट सिमिलैरिटीज़ क्या आती है यहाँ पे, पहली देखिए, बोथ, ये कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज, आप एग्जाम में भी इतना शॉर्ट लिख सकते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स,
इट आल्सो, ये भी कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, पहली सिमिलैरिटी हो गई। सेकंड सिमिलैरिटी क्या आएगी, देखिए, देखो दोनों ही फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, ये हमने पढ़ा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट आल्सो ओबेज। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज बहुत है बट आपने जितने, आप 3 ही लिखने होंगे एग्जाम में, 2 या 3, तो आप 3 क्या लिख सकते हैं तीसरे में, ये भी मैक्रोस्कोपिक वर्ड में लाई करता है, ये भी मैक्रोस्कोपिक में है। ठीक है, दोनों एक्सपीरियंस हो सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक वर्ड में लाई कर रहे हैं। अगला अगर हम लिखें, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट आल्सो सेंट्रल फोर्स। ठीक है, दोनों की सेंट्रल फोर्स क्यों है हमने बता दिया। m1 m2 अगर 2 मासेस हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे जो इनके सेंटर को ज्वाइन करती है। यहीं अगर वो 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव Q1 है, एक पॉजिटिव Q1 है, तो जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही रिपल्सन वर्क करेगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज हमने 3 ही लिखी, हो कही सकती हैं। अगर आप फोर्थ सिमिलैरिटी देखना चाहें तो ये क्या करता है, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स F is inversely proportional to R square. It also obeys inverse square. हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन समझाई आपको, तो दोनों फोर्सेस के फॉर्मूले में R स्क्वायर के लिए ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन जाती है, सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट, अब समझते हैं डिससिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, डिससिमिलैरिटीज के लिए आपने प्रॉपर्टीज में डिससिमिलैरिटीज भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। पहला, ये कैसा होता है, देखो 2 मासेस एक दूसरे को कैसे करते हैं, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, मासेस सिर्फ क्या करते हैं, अगर m1 m2 है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही it may be attractive or may be repulsive in nature। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ चार्जेस पे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, लाइक रिपेल। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखिए, ध्यान कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, प्रॉपर्टी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन मासेस। ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। ये हमने बताया था कैपिटल G का कंसेप्ट, स्मॉल k का कंसेप्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड याद करिए, थर्ड डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं दोनों के बिटवीन। ठीक है, अभी हमने एक चीज बताई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स प्रेजेंट इन नेचर है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और ये क्या होता है, देखो, इट इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये आएंगे इसकी डिससिमिलैरिटीज। अगर आपको कोई भी डिससिमिलैरिटीज और याद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोनों ही की प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करके और भी डिससिमिलैरिटीज बता सकते हैं, एक आपके लिए मैंने छोड़ दी। वेल स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल फोर्स। आई होप आपने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझ लिया होगा। अब हमारे अगला इस फंडामेंटल फोर्सेस का थर्ड पार्ट आएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके।